हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज सीटेट मैथ में हम लोग जोड़ या योग को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जब सिलेबस पढ़ा था तो सिलेबस में पढ़ा था कि ज्यामिति की अवधारणा को पढ़ना था, आकार और स्थानिक समझ को पढ़ना था, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ को पढ़ना था, फिर संख्याएं दिया है, फिर जोड़ना और घटाना दिया है, और गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिणाम, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न और राशि, यही है ना। तो देखिए, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे संख्याएं। अब संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे जोड़ या योग यानी एडिशन को पढ़ेंगे ना। तो देखिए, जोड़ से हमारा तात्पर्य क्या है या जोड़ की अवधारणा क्या है। जोड़ की अवधारणा, जोड़ की अवधारणा क्या है। तो देखिए, सीधी सी बात हम लिख सकते हैं, जोड़ की अवधारणा से तात्पर्य या अभिप्राय, जोड़ की अवधारणा से अभिप्राय दो समूह की वस्तुओं को, दो समूह की वस्तुओं को मिलाकर गिनने से है। यानी जोड़ की अवधारणा से हमारा अभिप्राय क्या है, तो दो समूह की वस्तुओं को मिलाकर यानी एक में मिलाकर गिनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जोड़ कहलाती है ना। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कहा जाता है ना, जब जोड़ आप पढ़ाते हैं तो जैसे होता है ना, यह कितने मार्कर हैं, एक मार्कर था, एक और हमने मिला दिया तो अब कितने मार्कर हो गए, दो। यानी कि एक में जब हमने एक को और मिलाया तो दो हो गए। इसी अवधारणा को हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, या इसी क्रिया को हम जोड़ कहते हैं ना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, देखिए एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे हमने मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया इसमें कि भेड़ों के समूह में, ठीक है, भेड़ों के समूह में, भेड़ों के ए समूह में लिख लीजिए, भेड़ों के ए समूह में 35 भेड़ें तथा समूह बी में 97 भेड़ें हैं। तो कुल भेड़ों की संख्या है, देखिए भेड़ों के ए समूह में 35 भेड़ें तथा समूह बी में 97 भेड़ें हैं। तो कुल भेड़ों की संख्या कितनी, अब हम क्या करेंगे, 35 में इस 97 को मिला देंगे ना। यानी 35 में किसको मिला देंगे, 97 को मिला देंगे, ठीक है। जोड़ लीजिए, 7 और 5 कितना हो गया, 12, 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 और 1 हासिल लगा 13। यानी कुल कितनी भेड़ें हैं, 132 भेड़ें हैं ना। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। यही जो क्रिया है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जोड़। जैसे भेड़ों के ए समूह में 35 भेड़ें तथा समूह बी में 97 भेड़ें हैं, तो कुल भेड़ों की संख्या कितनी है। तो देखिए, कुल भेड़ों की संख्या है, तो 35 में जब 97 को हम मिला देंगे और जब हम उससे गिनेंगे तो इसी क्रिया को हम क्या करते हैं, जोड़ कहते हैं ना। आ जाइए और आगे चलते हैं। देखिए, इससे एक प्रश्न बनता है, अब जोड़ के कुछ नियम बताए गए। आइए जोड़ के नियम को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर जोड़ की क्रिया क्या होती है, हम जोड़ते कैसे हैं उनको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जोड़ के नियम क्या है कुछ,
क्योंकि महत्वपूर्ण है जोड़ का नियम पढ़ना। देखिए अगर हम बात करें, अब लिख सकते हैं जोड़ के नियम। क्या क्या जोड़ के नियम हैं? जोड़ या योग के नियम। देखिए जोड़ या योग के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए जहां से प्रश्न बनता है। जैसे योग का तस्तमक नियम, जो पहला नियम होता है, देखिए जो पहला नियम है वह है योग का तत्समक नियम। देखिए अगर हम बात करें कि योग का तत्समक नियम क्या है, तो समझिए जब किसी संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं तो उस संख्या के योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता या संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी क्रिया को हम योग का तत्समक नियम कहते हैं। लिख भी सकते हैं, जब किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे योग का तत्समक नियम कहते हैं। और यह महत्वपूर्ण है, इसे योग का तत्समक नियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर कहा जाए कि आप 5 में किसको जोड़िए, शून्य को जोड़िए, तो कितना आएगा? 5 आएगा, कोई फर्क पड़ा नहीं। या फिर कहा जाए कि ठीक है 15 में आप शून्य को जोड़िए तो कितना आएगा? 15 ही आएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी जब किसी संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे ही हम योग का तत्समक नियम कहते हैं। जैसे आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, देखिए याद करने का बहुत आसान तरीका। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं तस्तम और तत्भव पढ़ते हैं, तो तस्तम को जब आप पढ़ते हैं तो यही चीज पढ़ते हैं ना कि वह शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट कहाँ आ गए, हिंदी में आ गए, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी को हम तस्तम कहते हैं। तो वैसे ही देखिए योग का तत्समक नियम, यानी किसी संख्या में जब हम शून्य को जोड़ते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी क्रिया को हम योग का तत्समक नियम कहते हैं। ठीक है, योग का तत्समक नियम क्या कहलाया? जैसे किसी संख्या में जब हम शून्य को जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे ही हम योग का क्या कहते हैं? तत्समक नियम कहते हैं। ठीक है, यह पहला नियम है। दूसरा नियम आइए, देखिए इसे नोट्स करते जाइए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीटेट की दृष्टि से तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दूसरा जो है योग का क्रम विनिमय नियम। दूसरा जो नियम है योग का क्रम विनिमय योग का क्रम विनिमय नियम। अब देखिए योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ने पर या 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जब योगफल में अगर हम उस संख्याओं के क्रम को बदलकर भी जोड़ते हैं तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याएं को जोड़ने में यदि हम उसके क्रम को बदल देते हैं तो उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे ही हम क्या कहते हैं? योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं।
कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं दो या दो से अधिक संख्याओं के योगफल तथा उसके क्रम बदलने पर प्राप्त योगफल, क्रम बदलने पर प्राप्त योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे ही हम योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यानी कि सॉरी दोस्तों, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योगफल तथा उसके क्रम बदलने पर प्राप्त योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि मान लीजिए 5 धन 3 धन 7 का योग करिए तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, देखिए 5 3 8 और 7 कितना हो गया? 15, योगफल 15 हो गया। लेकिन अगर कहें कि ठीक है आप 3 धन 7 धन 5 कर लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? 7 और 3 10 और 5 15। यानी कि अगर हमने 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ा, फिर हमने जब क्रम बदल दिया, जैसे पहले यहाँ 5 था लेकिन यहाँ 3 हो गया, अंत में 7 था लेकिन दूसरे स्थान पे आ गया, फिर 5 हो गया, यानी कि हमने क्रम चेंज कर दिया तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। भले जोड़ने के अंक के क्रम को आप बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या संख्या के क्रम को बदल देते हैं। जैसे पहले 5 था लेकिन यहाँ पहले 3 हो गया, फिर 3 था लेकिन यहाँ 7 हो गया, यहाँ 7 था यहाँ 5 हो गया, लेकिन योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी क्रिया को हम योग का क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं ना। आइए अगले नियम को देखते हैं। देखिए यह महत्वपूर्ण नियम है। अब जो तीसरा नियम है वह भी काफी महत्वपूर्ण है और यहां से सीटेट में क्वेश्चन बनता भी है। देखिए अगला जो है योग का संवरक नियम। जो तीसरा नियम है योग का संवरक नियम। देखिए योग का संवरक नियम क्या कहता है? देखिए इस चीज को, 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं का योगफल हमेशा पूर्णांक संख्या ही होता है। यानी 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं का योगफल सदैव पूर्णांक संख्या ही होता है। ठीक है, लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं का योगफल सदैव पूर्णांक संख्या ही होता है या होती है। यानी 2 या 2 से अधिक जब हम पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि 3 धन 2 धन 5 को आप जोड़िए तो हो गया 10। यानी 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। यानी कि
दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमेशा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है ना। इसी को हम योग का संवरक नियम कहते हैं। योग का संवरक नियम क्या हुआ? दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्णांक संख्या ही होती है, सदैव पूर्णांक संख्या ही होती है। इसे हम योग का संवरक नियम कहते हैं। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। देखिए यह महत्वपूर्ण नियम है, सीटेट में यहां से पूछा जाता है, तो आप इसको नोट भी करते चलिए साथ साथ। देखिए अब चौथा जो नियम आता है योग का साहचर्य नियम। क्या हो गया? चौथा जो नियम है योग का साहचर्य। योग का साहचर्य नियम क्या कहता है? देखिए, दो से अधिक संख्याओं के योगफल में कोष्टक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही हम योग का साहचर्य नियम कहते हैं। यानी लिख भी सकते हैं, दो से अधिक संख्याओं के योगफल में कोष्टक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे ही हम योग का साहचर्य नियम कहते हैं। यानी कि दो से अधिक संख्याओं के योगफल में कोष्टक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण दिया जाए, एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने कहा ठीक है 4, इसमें जोड़ना है आपको 5 धन 7, ठीक, तो भी योगफल देखिएगा 7 5 12 और 4 16 होगा। या फिर हमने इसको ऐसे जोड़ दिया 5, फिर कोष्टक में कितना हो गया 5 प्लस कोष्टक में 4 धन 7, देखिए 7 4 11 और 5 कितना हो गया 16 होगा। या हमने जोड़ दिया 5 धन 4 धन 7, तो भी क्या होगा? देखिए 5 और 4 9, 9 और 7 16। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो से अधिक संख्याओं के योगफल में कोष्टक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही हम योग का साहचर्य नियम कहते हैं। दो से अधिक संख्याओं के योगफल में कोष्टक का प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही हम क्या कहेंगे? योग का साहचर्य नियम कहेंगे ना। आइए पांचवें नियम की तरफ चलते हैं। जो महत्वपूर्ण नियम है पांचवा, आइए पांचवें नियम की तरफ देखते हैं। पांचवा नियम क्या है? इसको हम कहते हैं योग का निरसन नियम। सॉरी, देखिए अगला जो पांचवा नियम है वह है योग का निरसन। देखिए योग का निरसन नियम क्या कहता है? जैसे यह कहता है कि जब दो संख्याओं को जोड़ा जाए और दोनों के मान बराबर हो, जब उसमें कोई संख्या कॉमन हो तो दूसरी संख्या जो होती है वह तीसरी संख्या के बराबर हो जाती है। जैसे समझिए, अगर कहा जाए a प्लस बी बराबर b प्लस सी, यानी a धन b में अगर हमने जोड़ा b धन c को, और जब मान बराबर है दोनों, क्योंकि यहां बराबर दिखाया गया है, तो देखिए b कॉमन है दोनों में, तो a बराबर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा ना। इसी को हम योग का निरसन नियम कहते हैं। यानी दो संख्याओं के योगफल जब आपस में बराबर हो, यदि कोई एक संख्या दोनों में कॉमन हो तो दूसरी संख्या भी आपस में क्या हो जाती है? बराबर होती है। इसे ही हम योग का निरसन नियम कहते हैं। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है यह नियम, फिर भी पढ़ लेना आवश्यक है।
फिर एक और नियम है जो लास्ट नियम है, यानी छठा नियम। हालांकि नियम तो है और काफी महत्वपूर्ण भी है। जैसे देखिए, छठा जो नियम कहता है वह क्या है? योगात्मक प्रतिलोम। अक्सर पूछा जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट में रख लेंगे। उसका नाम है योगात्मक प्रतिलोम। देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या है, अब थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं ना। योगात्मक प्रतिलोम, जब दो संख्याओं का योगफल कितना हो जाए? शून्य हो जाए, तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे इसमें लिख लीजिए, जब दो संख्याओं का योगफल, जब दो संख्याओं का योगफल कितना हो जाए? शून्य हो जाए, तो वे संख्याएं योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो जाए तो वे संख्याएं योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे अगर हमने 5 में जोड़ दिया -5, तो योगफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। यानी 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -5 हो जाएगा। या -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो +5 हो जाएगा ना। वैसे ही देखिए 10 में हम क्या जोड़ सकते हैं? तो -10 जब जोड़ेंगे तो योगफल 0 हो जाएगा ना। तो 10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? -10 हो गया। यानी किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम सेम वही संख्या होती है, बस चिन्ह परिवर्तित होता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह थी कुछ नियम। जैसे हमने नियम पढ़ा, योग का तस्तमक नियम, फिर योग का क्रम विनिमय नियम, योग का संवरक नियम, योग का साहचर्य नियम, योग का निरसन नियम और योग का योगात्मक प्रतिलोम नियम ना। इतना हमने पढ़ लिया। अब देखिए इससे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, आइए क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो पूछा गया है टेट या सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहां से, आइए हम उसकी बात करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक संख्याओं में कौन सा गुण नहीं होगा? क्वेश्चन था प्राकृतिक संख्याओं का कौन सा गुण नहीं है? प्राकृतिक संख्याओं का कौन सा गुण नहीं है, या प्राकृतिक संख्याओं में कौन सा गुण नहीं है, यह भी कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए दिया गया था, ए योगात्मक तस्तमक का गुण, योगात्मक तत्समक का गुण। दूसरा बी दिया गया, योग क्रम विनिमय गुण, योग क्रम विनिमय सी जो ऑप्शन दिया गया, गुणात्मक तस्तमक का गुण। और जो डी ऑप्शन दिया गया वह है उपरोक्त सभी।
मतलब प्रश्न देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में कौन सा गुण नहीं है? योगात्मक तस्तमक का गुण, योग क्रम विनिमय का गुण, या गुणात्मक तस्तमक का गुण, या उपरोक्त सभी। अब देखिए इसका थोड़ा सा आप एक बार उत्तर बताने का प्रयत्न करिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन और पूछा भी गया था। योगात्मक तस्तमक क्या कहता है? किसी संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ें तो संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। योग क्रम विनिमय का गुण क्या कहता है कि अगर हमने 3 में 5 जोड़ा या 5 में 3 जोड़ा, मान वही रहता है, 8 ही होगा। ठीक है, या तो 3 में 5 जोड़िए या 5 में 3 जोड़िए, बराबर ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए गुणात्मक तस्तमक का गुण क्या कहता है कि गुणात्मक तस्तमक का गुण क्या कहता है? यह कहता है कि यदि किसी संख्या में आप 1 से गुणा करिए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको हम गुणात्मक तस्तमक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 8 में आप 1 का गुणा करिएगा तो 8 ही होगा, या आप मान लीजिए 7 में 1 का गुणा करिएगा तो 7 ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपरोक्त सभी, यानी कि देखिए प्राकृतिक संख्या के कौन गुण नहीं हो सकते, समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है, तो शून्य प्राकृतिक संख्या ये नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन जो होगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। यह गुण नहीं हो सकता, बाकी दोनों गुण हो सकते हैं। देखिए यह दोनों गुण होंगे, क्योंकि यहाँ 3 भी प्राकृतिक संख्या, 5 भी प्राकृतिक संख्या, 8 भी प्राकृतिक संख्या, 1 भी प्राकृतिक संख्या, लेकिन यहाँ 5 तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यह गुण नहीं होगा ना। यानी कि जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है वह गुण नहीं होगा। सही? तो बस देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम इसके विषय में जानते हैं तो प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं ना। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में कौन सा गुण नहीं होगा? तो योगात्मक तस्तमक का गुण नहीं होगा, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है बल्कि पूर्ण संख्या होती है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? शून्य ही होती है ना। ठीक, तो योगात्मक तस्तमक का गुण नहीं होगा प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।